हेलो स्टूडेंट्स। मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 पर। ये आपका माइनर पेपर यानी DSC 007 का आपका ये सब्जेक्ट रहने वाला है, भारत में शिक्षा नीति एवं व्यवहार। अगर आप DU सोल रेगुलर या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप DU सोल रेगुलर, NC वेब एंड अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में शिक्षा नीति एवं व्यवहार। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, यानी पाठ्यक्रम। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम कितनी यूनिट्स को कवर करने वाले हैं या इस सब्जेक्ट में कितनी यूनिट्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम इस सब्जेक्ट में यूनिट्स को देखें तो इसमें यूनिट जो है आपकी टोटल 3 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो पहली यूनिट जो है आपकी भारत में शैक्षिक नीतियों को समझना, तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी यूनिट 1 को, जिसमें हम जानेंगे कि भारत में नीतियों का अवलोकन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1968 में जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी वो क्या थी, उसमें कौन कौन से ऐसे बदलाव किए गए थे शिक्षा से संबंधित। फिर हम जानेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और फिर हम जानेंगे कार्य परियोजना यानी 1992 में, यानी जो आपका 1992 में जो आपकी कार्य परियोजना आई थी उसके कौन कौन से प्रभाव थे। फिर हम जानेंगे भारत में शैक्षिक योजना और वित्त पोषण, यानी शिक्षा के जो आपके संकेतक, जिसको हम GIR के नाम से जानते हैं और NRI के नाम से जानते हैं, जो आपका छात्र शिक्षक अनुपात जो होता है, जिसको हम प्यूपल टीचर के नाम से भी जानते हैं, प्यूपल टीचर रेशो के नाम से। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 के अंदर। फिर ऐसे ही यूनिट 2, यूनिट 3 को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। शैक्षिक नीतियों को समझना, यानी इंडिया के अंदर आपकी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है वो किस तरीके से बनाई गई है और उसमें कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको आज हम इसमें समझने वाले हैं। तो अगर हम बात करें भारत में नीतियों का अवलोकन किस तरीके से किया गया, यानी भारत के अंदर जो शैक्षिक नीतियां जो आपकी बनाई गई शिक्षा से संबंधित, उनका अवलोकन किस प्रकार से किया गया है कि भारत में जो शिक्षा नीतियों का विकास था वो आपका स्वतंत्रता के बाद से ही जो था एक राष्ट्र निर्माण का हिस्सा रहा है। इसके अंदर क्यों ये हिस्सा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, देश को मजबूत बना रहा है, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है शिक्षा। और शुरुआती वर्षों में ही इसका जो प्राथमिक लक्ष्य था वो क्या था कि साक्षरता को बढ़ाना, स्कूलों का विस्तार करना और शिक्षा को सभी वर्गों तक पहुंचाना था। तो धीरे धीरे ये समझ विकसित हुई कि केवल स्कूल खोल देना ही प्राप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, समानता, प्रासंगिकता और मूल्य को भी इसमें महत्वपूर्ण दिया गया, मूल्य भी महत्वपूर्ण है। इसी कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई और भारत की कुछ ऐसी प्रमुख शिक्षा नीतियां हैं जो संबंधित है, कुछ ऐसी योजनाएं हैं। तो ये योजनाएं जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो शिक्षा नीति जो होती है वो क्या होती है। अगर हम शिक्षा नीति की बात करें तो जो आपकी जो शैक्षिक नीतियां जो होती हैं, जिसको हम शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं, वो क्या होती है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो सरकार के द्वारा बनाई गई सरकार के द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी नीतियां जो शिक्षा को क्या कर रही है, ठीक है, बेहतर बना रही है। सरकार शिक्षा को क्या कर रही है, बेहतर बना रही है। ठीक है, बनाने के लिए जो भी वो नीतियां बनाती हैं, ठीक है, सरकार क्या कर रही है, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो नियम और योजना बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक नीति कहते हैं। ठीक है, यानी आपकी शैक्षिक नीति क्या होती है, जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है, जिससे आपके जो शिक्षा के अंदर सुधार किए जाते हैं, शिक्षा को और बेहतर किया जाता है, वही आपकी शैक्षिक नीति कहलाती है। तो
अगर हम बात करें भारत में, तो भारत की कुछ प्रमुख शैक्षिक नीति है, ठीक है, शैक्षिक नीतियां हैं, जो कौन कौन सी है। पहली जो आपकी शिक्षा नीति है वो कौन सी है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। दूसरी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तीसरा संशोधित कार्य योजना 1992। फिर है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इन नीतियों ने शिक्षा के उद्देश्य, स्वरूप, पाठ्यक्रम, शिक्षक, मूल्यांकन और प्रबंधन की जो दिशा है उसको तय किया है। और शिक्षा नीति समाज की आवश्यकताओं के अनुसार क्या करती रहती है? बदलती रहती है। अगर हम उदाहरण से समझे तो 1968 की जो आपकी नीति थी, इसने संरचना और मूलभूत, यानी जो आपकी जो शिक्षा नीतियां होती जो है, शिक्षा नीति जो होती है आपकी, वो आपकी आवश्यकता के अनुसार क्या रहती है? बदलती रहती है। तो मूलभूत सिद्धांत दिए थे हमारे 1986 की जो 1968 की जो आपकी नीति थी, उसने मूलभूत सिद्धांत दिए। उसके बाद आपका जो 1986 की जो नीति थी, इसने क्या करा? वंचित वर्गों पर ध्यान दिया। और 1992 की जो कार्य योजना थी, इसने कार्यान्वयन को व्यवहारिक बनाया। और 2020 की जो नीति आपकी थी, यानी 2020 की, उसने क्या करा? डिजिटल युग को बढ़ावा दिया, आपके कौशल विकास को इसमें दर्शाया गया, यानी आपकी स्किल डेवलपमेंट को। और साथ ही साथ जो ये शिक्षा थी आपकी बहुत ज़्यादा लचीली थी, ठीक है, यानी फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल जो आपकी एजुकेशन है उस पे भी इस पे जोर दिया गया। तो शिक्षा नीति क्या होती है, शिक्षा नीति का क्या अर्थ होता है, मैंने आपको बता ही दिया है कि सरकार के द्वारा शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए जो आपके नियम बनाए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, वही आपकी शिक्षा नीति कहलाती है। तो अब हम जानते हैं एक अच्छी शिक्षा नीति की कौन कौन सी स्पष्ट बातें होती हैं। अगर हम एक अच्छी शिक्षा नीति की स्पष्ट बात को जाने, तो पहली क्या है कि शिक्षा का इसमें उद्देश्य क्या है, यानी एक अच्छी शिक्षा नीति क्या कहलाएगी कि उसके अंदर सबसे पहले क्या क्लियर होना चाहिए, क्या स्पष्ट होना चाहिए कि आपकी जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा, कि जो शिक्षा है वो किन समूहों तक पहुंचेगी, यानी किन ग्रुप्स तक पहुंचेगी। तीसरा, कि शिक्षा का स्तर और स्वरूप उसमें कैसा होगा। फिर है आपका शिक्षकों की भूमिका कैसी होगी वहां पे। और फिर मूल्यांकन और प्रशासन किस प्रकार से होगा। और शिक्षा और रोजगार का संबंध क्या होगा। यानी एक अच्छी शिक्षा नीति के अंदर स्पष्ट बातें कौन कौन सी है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो शिक्षा दी जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा, कि ये जो शिक्षा है वो किन लोगों तक पहुंची जाएगी, ठीक है, पहुंचाई जाएगी। और फिर इसमें जो शिक्षा का जो लेवल है, यानी लेवल जो है, एजुकेशन का जो लेवल है और उसका जो स्वरूप है वो क्या होगा। और जो शिक्षक है उनकी क्या भूमिका होगी, जो आपका वहाँ का प्रशासन है, ठीक है, मैनेजमेंट जो है आपका वहाँ का, और जो असेसमेंट है वो किस तरीके से होगा। तो भारत के अंदर जब शिक्षा नीतियां बनाई गई, तो इस चीज को ध्यान रखा गया कि भारत क्या है, एक बहुलतावादी देश है, ठीक है, जहाँ पे आपको विविधता देखने को मिलती है, अलग अलग संस्कृति के लोग देखने को मिलते हैं, विविधता दिखती है आपको। और शिक्षा नीति का उद्देश्य सिर्फ यहाँ पे ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि सामाजिक विषमता को कम करना होता है, और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना होता है, और नागरिकों में लोकतांत्रिक चेतना का भी विकास करना होता है। अब हम बात करते हैं हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, जो है आपकी 1986, सॉरी 1968। 1968 की जो आपकी ये नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये क्या कहती है, ये समझते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझे, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ये भारत की पहली शिक्षा नीति थी। इसमें क्या कहा गया था कि जितने भी बच्चे हैं उनको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, और पूरे देश में एक जैसी ही शिक्षा होनी चाहिए। यानी आपकी जो ये 1968 की जो राष्ट्रीय नीति थी, इसके अंदर क्या बोला गया कि सभी को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है, समान मिलनी चाहिए, समान रूप से शिक्षा। और पूरे देश में एक जैसी ही शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, एक जैसी ही शिक्षा होनी चाहिए। और इसके अंदर क्या कहा गया कि इसके अंदर एक सूत्र दिया गया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तीन भाषा सूत्र के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आपका सबसे पहला आता है हिंदी, ठीक है, सबसे पहली आती है आपकी भाषा हिंदी, फिर आती है इंग्लिश, उसके बाद आपकी तीसरी जो भाषा है वो कौन सी आती है? रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है वो फिर इसके अंदर आती है। तो इसके अंदर क्या बोला गया तीन भाषा सूत्र में, कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें उनकी जो भाषाएं हैं,
ठीक है, उन पे ध्यान देना चाहिए। इन 3 मेन भाषाओं पे ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले हिंदी, क्योंकि ये हमारी क्या है, राजकीय भाषा है। दूसरा फिर आपकी जो इंग्लिश है उस पे, और फिर आपका रीजनल लैंग्वेज जो होगी उस पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए फ्री एजुकेशन होगी और सभी के लिए समान रूप से होगी। फिर आपका 3 भाषा का सूत्र क्या कहता है कि इसके अंदर आपको 3 भाषा बच्चे को क्या होगी, पढ़ानी होगी। और ये आपका विज्ञान और गणित पे भी ज्यादा जोर देता है। और साथ ही साथ यहाँ पे शिक्षकों की भी स्थिति और प्रशिक्षण में सुधार के लिए भी कहा गया। और नैतिक और सामाजिक मूल्यों का भी विकास होता है, और उच्च शिक्षा और अनुसंधान को भी यहाँ पे क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता और संस्कृति के बीच में भी एक हमें बैलेंस देखने को मिलता है, यानी समन्वय देखने को हमें मिलता है। तो अगर हम आसान शब्दों में समझे तो सरकार चाहती थी कि हर बच्चा क्या करे, पढ़े और आगे बढ़े। यानी आपकी जो राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 1968 की, उसमें सरकार क्या चाहती थी कि जो हर बच्चा है वो क्या करे, पढ़े और आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। अगर हम 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा की नीति की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों, इसमें ऐसा खास क्या है कि जिस वजह से महत्वपूर्ण मानी जाती है? अगर हम इसमें समझे तो इसके अंदर क्या दिया गया था, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर क्या बोला गया था कि इसके अंदर जो एजुकेशन होगी वो सभी के लिए होगी। ठीक है, यानी प्राथमिक शिक्षा का इसमें सार्वभौमिकरण किया गया था, यानी सभी के लिए शिक्षा सब समान होगी, यानी एजुकेशन फॉर ऑल। इसमें क्या बोला गया इस नीति में कि एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, इसमें बोला गया एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा जो होगी वो समान होगी। और साथ ही साथ इसमें क्या बोला गया है कि समान अवसरों की भी नीति इसमें दी गई, यानी जितने भी वर्ग है, जितने भी वंचित वर्ग है उन सभी को समान अवसर मिलेंगे। और साथ ही साथ इसमें बालिका शिक्षा पे भी जोर दिया गया, यानी लड़कियों के लिए भी यहाँ पे विशेषकर ध्यान रखा गया शिक्षा को लेके। यानी अगर सरल शब्दों में समझे तो लड़कियों के लिए यहाँ पे शिक्षा को लेके भी खास ध्यान रखा गया। और साथ ही साथ स्कूल में जितनी भी आपकी सुविधाएं हैं, ठीक है, जितने भी गरीब और पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनको भी क्या दिया गया इसमें, अ, इसमें उन पे भी ध्यान दिया गया। और साथ ही साथ जो आपके शिक्षा में सामाजिक न्याय है उसको भी बताया गया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी शिक्षा नीति के उसमें जो था आपका शामिल था। उसके बाद इसमें कहा गया कि जितने भी आपके नवोदय विद्यालय उसकी स्थापना की गई। फिर व्यावसायिक शिक्षा का विकास हुआ, और अशिक्षा उन्मूलन और वयस्क शिक्षा को भी इसमें क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। यानी इसमें ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम, टीचर, ये सारे जितनी भी सुविधाएं थी स्कूल की उसमें जोड़ा गया। और अगर हम इसे आसान भाषा में समझे इस पूरी शिक्षा नीति को, 1986 की जो आपकी शिक्षा नीति थी, अगर इसको हम सरल भाषा में समझे तो इसके अंदर क्या कहा गया कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया कि कोई भी बच्चा जो है वो पढ़ाई से पीछे नहीं जाएगा। सभी को पढ़ने का जो है जितने भी अवसर है सभी के लिए समान है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये बोला गया आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अब हम जानते हैं संशोधित कार्य योजना। संशोधित कार्य योजना को समझे तो ये जो थी, ये जो नीति बनाई गई थी, संशोधित कार्य योजना जो बनाई गई थी 1992 में, ये जो थी आपकी जो आपकी जो इससे पहले जो नीति आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, इसको बेहतर बनाने के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, यानी आपकी जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसको सुधारने के लिए क्या बनाई गई, संशोधित कार्य योजना यानी 1992 बनाई गई। इसमें क्या था, इसके अंदर सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया गया था। किन मुद्दों पे ध्यान दिया गया कि सबसे पहले जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसको क्या किया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, उसमें सुधार किया जाएगा, उसमें विस्तार रूप लेकर आया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षा है उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे नींव दी गई है। यानी यहाँ पे जो आपकी जो शिक्षा की जो नींव है प्राथमिक स्तर को यहाँ पे नींव यानी फाउंडेशन के नाम से भी यहाँ पे जाना गया शिक्षा की। फिर इसमें क्या था कि गुणवत्ता सुधार होना चाहिए, यानी टीचर्स को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, पढ़ाने के लिए टीचर्स को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी, नई नई टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और जितने भी आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता है
ठीक है, यानी जितनी भी क्वालिटी है आपकी स्टडी से संबंधित उसमें भी सुधार लाया जाएगा। और साथ ही साथ लड़कियों की जो शिक्षा है इसमें उसको भी बढ़ावा दिया गया। और शिक्षक प्रशिक्षण जो है, यानी शिक्षकों को भी, जैसे मैंने भी आपको बताया, बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी। और जितने भी आपके कमजोर वर्ग हैं उन तक भी इसकी पहुंच की जाएगी शिक्षा की। और विद्यालय संसाधन जितने भी हैं आपके, उनका भी विकास किया जाएगा और प्रबंधन और निगरानी की भी व्यवस्था इसमें देखने को मिलेगी। यानी अगर आसान भाषा में समझे तो पढ़ाई को और बेहतर और आसान इस नीति के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इस नीति के अंदर क्या बताया गया कि हम पढ़ाई को और भी ज़्यादा कितना आसान बना सकते हैं और कितना बेहतर बना सकते हैं। तो ये थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा परिवर्तन रूप में हमें देखने को मिलती है। किस प्रकार से देखने को मिलती है? अगर हम इसकी बात करें, NEP 2020 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें किस प्रकार से वो देखने को मिलता है परिवर्तन। तो इसके परिवर्तन की अगर हम बात करें तो ये जो नीति बनाई गई है वो आपकी 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाई गई है। ठीक है, इसके अंदर डिजिटल तकनीकें, वैश्विक परिस्पर्धा, ठीक है, कौशल विकास और भारतीय ज्ञान परंपरा को ध्यान में रखकर ये नीति आपकी बनाई गई है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसके अंदर जो आपका शैक्षिक जो संरचना है वो किस प्रकार से की गई है? 10+2 संरचना के स्थान पर अब इन्होंने क्या कर दिया है? 5+3+4। ठीक है, इस ढांचे को इन्होंने बताया गया। यानी पहले क्या होता था कि आपको क्या करना पड़ता था कि जो 10th+12th जो थी यहाँ पे इसमें बताई गई थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? आपकी जो 5+3+3+4 का जो ढांचा है उसको लेकर आया गया। यानी प्रारंभिक बाल अवस्था से लेके माध्यमिक शिक्षा तक ये आपकी वैज्ञानिक और विकासात्मक दृष्टिकोण से क्या करता है? अपनाता है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले क्या बोला गया कि जो बच्चा है वो क्या करेगा? पहले अपना जो प्राथमिक जो शिक्षा है उसको ग्रहण करेगा। ठीक है, यानी 5th, फिर उसके बाद फिर वो क्या करेगा? 8th के बाद फिर वो 11th, देन उसके बाद फिर आपकी जो ग्रेजुएशन है फिर वो 4 वर्ष के उसको कर दिया गया। यानी जो इसमें शैक्षिक ढांचा जो है वो इस तरीके से आपका दर्शाया गया है। तो इसकी और विशेषता जानते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी जो आपकी उसमें प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा होती है उसके अंदर किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं आसान से आसान तरीकों से। इसके अंदर बताया गया कि आप प्रारंभिक बाल्यावस्था में किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं और बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। फिर मातृभाषा, स्थानीय भाषा और प्राथमिक शिक्षा आप किस तरीके से दे सकते हैं? यानी प्राथमिक शिक्षा को आप स्थानीय भाषा में और मातृभाषा में कितनी सरलता से, कितनी आसानी से आप दे सकते हैं। रटने के बजाय बच्चों को समझाएं, जितनी भी आपकी अवधारणाएं हैं, जितनी भी समझ है बच्चों के अंदर विकसित करें, ना कि उन्हें रटवाएं। ठीक है, बहुविषयक और लचीली शिक्षा, यानी आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो बहुविषयक होनी चाहिए। और साथ ही साथ व्यवसायिक शिक्षा का इसमें एकीकरण किया गया और डिजिटल शिक्षा और तकनीकों को यहाँ पे बताया गया। और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार भी दिया गया और समावेशन और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भी इसमें सहायता के लिए बात की गई। यानी जो हमारे डिसेबल जो चाइल्ड होते हैं, यानी जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, सॉरी, जो स्पेशल चाइल्ड जो आपके होते हैं, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनके भी यहाँ पे सहायता की बात की गई। और उच्च शिक्षा में भी अनुसंधान और नवाचार की यहाँ पे बात की गई। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे, सरलता से समझे, तो आपका जो NEP 2020 था इसके अंदर आपका आधुनिक, लचीली और भविष्य उन्मुख है। ठीक है, ये जो आपकी है NEP 2020 ये क्या है? आपकी आधुनिकरण पे बेस्ड है, यानी आपके डिजिटल युग पे। और ये फ्लेक्सिबल भी है और ये भविष्य के अकॉर्डिंग, यानी आपके फ्यूचर के हिसाब से आप इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल बोला गया है। और इसकी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों, डिजिटल अवसंरचनाओं और राज्यों के सहयोग पर भी ये निर्भर करेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भारत में शैक्षिक योजना और वित्त पोषण। भारत में शैक्षिक योजना और वित्त पोषण की अगर हम बात करें तो सरल शब्दों में समझें तो शिक्षा में पैसा क्यों जरूरी होता है?
जैसे कि आप सभी को पता ही है, अगर स्कूल बनवाना है या टीचर को रखना है, किताबें देनी है, तो आपको पैसों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए शिक्षा के अंदर वित्त पोषण मतलब फंडिंग, फंडिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो वित्त पोषण है इसका मीनिंग क्या है? फंडिंग। ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पे फंडिंग है वित्त पोषण का। क्यों फंडिंग यहाँ पे दिया गया है? वित्त पोषण को शैक्षिक योजनाओं से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि भारत के अंदर जितने भी स्कूल बनाए जाएंगे, टीचर्स को रखा जाएगा, किताबें रखा जाएगा, किताबें वगैरह दी जाएंगी, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है? आपके पैसों की जरूरत होती है। तो इसीलिए शिक्षा के अंदर एक वित्त पोषण यानी फंडिंग को भी रखा गया है। तो अब हम जानते हैं कि शैक्षिक योजना का अर्थ जो है वो क्या है। शैक्षिक योजना की अगर हम बात करें तो शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करना, ठीक है, कि शिक्षा क्यों दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है, और संसाधनों का जो वितरण है वो किस तरीके से किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों की संख्या यानी कितने इंस्टीट्यूट या कितने स्कूलों को खोला जाएगा, और गुणवत्ता को संतुलित करना तथा शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित करना। यानी आपका जो राष्ट्रीय विकास है शिक्षा को उसके अनुसार क्या करना? व्यवस्थित करना, आपका शैक्षिक योजना कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं वित्तीय पोषण की। तो वित्तीय पोषण एक तरीके से समझे सिंपल भाषा में, तो वित्तीय पोषण क्या है? शिक्षा की एक रीढ़ है, यानी आपकी जो फंडिंग है वो फंडिंग क्या है? एजुकेशन की एक बैकबोन है। बिना धन के, बिना पैसों के आप स्कूल, शिक्षक भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, तकनीक संभव नहीं है। ठीक है, यानी विदाउट फंडिंग के आप किसी भी प्रकार से स्कूलों को नहीं चला सकते, शिक्षकों को नहीं मतलब बुला सकते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, और भवन और जितने भी प्रयोगशालाएं हैं, जितने भी मतलब जितने भी संसाधनों का उपयोग किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, आप बिना फंडिंग के नहीं कर सकते हैं, बिना बिना वित्त पोषण के आप नहीं कर सकते हैं। तो भारत में शिक्षा का वित्त पोषण केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा किया जाता है। यानी भारत के अंदर आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा ही आपका किया जाता है। कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो केंद्र के द्वारा प्रायोजित की जाती है और कुछ ऐसी होती है जो राज्य के द्वारा चलाई जाती हैं। तो शिक्षा के लिए बजट ना होना, पर्याप्त बजट ना होना भारत की एक प्रमुख समस्या रही है। कई बार योजनाएं अच्छी होती है परंतु वित्तीय कमी के कारण उनका हमें पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए शैक्षिक नियोजन और वित्तीय पोषण के बीच में एक गहरा संबंध है। अच्छी योजना के बिना धन जो है हमारा वो व्यर्थ जा सकता है, बेकार जा सकता है, और धन के बिना अच्छी योजना असफल भी हो सकती है। यानी वित्त पोषण जैसा मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि वो क्या है? शिक्षा की रीढ़ है। बिना वित्त के, बिना फंडिंग के हम किसी भी स्कूल को, किसी भी उसको नहीं चला सकते, संस्था को, ठीक है, इंस्टीट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट, उनको हम नहीं चला सकते बिना फंडिंग के। और भारत के अंदर जो शिक्षा का जो फंडिंग है वो कहाँ से आता है? वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से लिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है, और कुछ राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। तो शिक्षा के लिए पर्याप्त रूप से बजट ना होना भारत की शुरुआत से ही ये समस्या रही है, और वित्तीय कमी के कारण ही हम पूरी तरीके से लाभ नहीं उठा पाते हैं शिक्षक को उसका, शैक्षिक योजनाओं का। और जो हमारी अच्छी योजना है, ठीक है, अच्छी योजना के बिना हम धन को क्या कर सकते हैं? एक तरीके से हमारा धन जो है वो व्यर्थ जा सकता है, और बिना धन के अच्छी योजना हमारी क्या हो सकती है? असफल हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं शिक्षा के संकेतक, जिसको हम GER, NER और छात्र शिक्षा अनुपात के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें GER की, ठीक है, अगर हम GER की बात करें तो GER का मतलब क्या होता है? आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, जिसको हम सकल नामक अनुपात के नाम से भी जानते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब शिक्षा में ये होता है कि कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी कितने बच्चे एनरोल हैं, ठीक है, कितने बच्चे एनरोलमेंट में हैं, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर। ये क्या करता है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो आपको ये पता लगाने में मदद करता है। उदाहरण से समझे, जैसे अब किसी स्कूल में 100 में से, ठीक है, कितने बच्चे जा रहे हैं स्कूल? 80% जा रहे हैं, ठीक है, ये 100%, ठीक है, किसी स्कूल में 100% में से 80% स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। तो ये जो 80% निकला है ये आपका क्या निकला है? GER निकला है, यानी कितने बच्चे जो हैं वो डेली स्कूल जा रहे हैं। तो ये आपका क्या है?
GER है, जितना ज़्यादा आपका GER निकलेगा उतने ही ज़्यादा आपके बच्चे जो होंगे मतलब स्कूल में आपको देखने को मिलेंगे कि पढ़ रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा GER और उतने ही ज़्यादा बच्चे फिर पढ़ रहे हैं। तो ये था आपका GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, जिसको हमने समझा आसान भाषा में। अब हम समझते हैं NER। अगर हम NER की बात करें तो ये क्या होता है, ये आपका होता है नेट एनरोलमेंट रेशो, जिसको हम हिंदी में शुद्ध नामांकन अनुपात के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सही उम्र के बच्चे स्कूल में हैं भी या नहीं, यानी जितने भी विद्यार्थी आपके स्कूल में आ रहे हैं वो सही आयु वर्ग के हैं या नहीं है, उनकी एज क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है। अगर जैसे अगर हम बात करें 6 से 14 साल के बच्चे, ठीक है, तो क्या 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो क्या है, ये क्या एक सही आयु वर्ग है स्कूल में आने का, क्या ये एक सही आयु वर्ग है स्कूल में आने का? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही आयु वर्ग है, ठीक है। और ये जो आपका होता है ना NER यानी नेट एनरोलमेंट रेशो जो होता है ना, ये आपका GER से ज़्यादा आपको क्या करता है, जानकारी देता है, ठीक है। GER से ज़्यादा ये आपको जानकारी देता है आपका नेट एनरोलमेंट रेशो। तो ये था आपका नेट एनरोलमेंट रेशो, जिसमें हमने जाना सिंपल भाषा में कि जो 6 से लेके 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या है, स्कूल में जा रहे हैं, आयु के अनुसार जा रहे हैं या नहीं जा रहे। आपको सिंपल सा ये बस ये याद रखना है कि जो नेट एनरोलमेंट रेशो है उसमें क्या बताया है कि जो सही उम्र में बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं छात्र शिक्षक अनुपात की। छात्र शिक्षक अनुपात की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, प्यूपिल टीचर रेशो। प्यूपिल टीचर रेशो यानी कि एक टीचर पर कितने बच्चे हैं, यानी एक जो टीचर है वो कितने बच्चों को कम से कम पढ़ा रहा है। अगर उदाहरण से समझे तो जैसे एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, तो एक टीचर के पास कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, ठीक है। तो इसका रेशो क्या निकल कर आया, 40:1, यानी 40:1, ठीक है। तो अगर बच्चे कम होंगे तभी टीचर्स क्या कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। जितने कम बच्चे होंगे उतना ही टीचर अच्छे से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक ही टीचर जो है वो क्लास को पूरा हैंडल करता है, ठीक है। और प्राइमरी सेक्शन में तो वैसे भी जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी जो केयर होती है वो बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जितने कम बच्चे होंगे उतने ही आपको क्या करना होगा, उतना ही आपको क्या करना है, अच्छे से टीचर पढ़ा पाएंगे। तो अगर हम इस पूरी यूनिट 1 का एक रीकैप देखें, यानी इस पूरी यूनिट 1 का अगर एक हम कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो हमने अभी तक क्या क्या समझा, क्या क्या जाना, ये जान लेते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हमने क्या क्या कवर करा कि जो हमारी शैक्षिक नीतियां हैं, जो हमारी शैक्षिक नीति है, ठीक है, शैक्षिक नीति क्या होती है ये हमने जाना, ठीक है। शैक्षिक नीति क्या होती है, जिसमें सरकार के द्वारा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे नियमों को और कुछ ऐसी नीतियों को चलाया जाता है, वही आपकी शैक्षिक नीतियां कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जाना आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 और 1992, इन नीतियों को जाना, और साथ में हाँ 2022 को भी हमने जाना। और फिर हमने जाना कि जो शिक्षा है, शिक्षा में जो आपका जो पैसा है उसकी क्या भूमिका है, यानी शिक्षा के अंदर जो आपका वित्त पोषण है, ठीक है, वित्त पोषण जो है आपका, यानी फंडिंग जो है वो क्या है, ये भी हमने जाना, फंडिंग को भी हमने फिर जाना। फिर हमने जाना कि जो आपका GER है और NER है, और साथ ही साथ जो आपका प्यूपल टीचर रेशो जो है, जिसको हम छात्र शिक्षक अनुपात के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये भी हमने जाना। तो ये सारी चीज़ों को आज हमने इस वीडियो के अंदर कवर करा। तो अगर शिक्षा अच्छी होगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम जो नीतियाँ बनाई जाती है, यानी समय समय पर जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती है उनको क्या करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, नई नई नीतियाँ निकालनी चाहिए,
तभी देश आगे बढ़ सकता है अगर अच्छी शिक्षा होगी तो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके आप हमें डायरेक्ट डीएम करके भी आप हमसे सारी क्वेरीज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी यूनिट 1 जिसके सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है शॉर्ट में, ठीक है। तो अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप सभी हमारा व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलती हैं और इसके साथ साथ आपको सभी क्लासेस के भी अपडेट वहाँ पे मिलते हैं। तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।